पत्रकारों ने सबने पूछा, साहब ये इस केस के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हो? बाकी भी तो केस है, राजस्थान में भी तो है, बाकी सरकारों में भी होता है, केवल इसी केस पे, और उत्तर प्रदेश में भी इससे ज्यादा दूसरे केस हैं, इस केस पे फोकस क्यों कर रहे हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये पूछा कि जाति क्यों बार बार मेंशन की जा रही है? ये तो जातिवाद है। आप इसकी जाति दलित बता रहे हैं, जाति के आधार पे बता रहे हैं, तो जातिवाद है। तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा था बार बार पत्रकारों की तरफ से कि ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही इस केस के अंदर? ये कांग्रेस जा रही है, राहुल गांधी जा रहे हैं, ये वो, ये तो पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए साहब इस केस के अंदर। और चौथी बात जो सबने पूछी कि अच्छा ये सब तो हुआ, अब आप बताइए करना क्या चाहिए, क्या सॉल्यूशन? पहला सवाल बार बार उठता है जब भी मैं ऐसा कोई मुद्दा उठाता हूँ, कोई भी उठाता है तो हमेशा कहते हैं, साहब आपने वो सवाल पे क्यों नहीं बोला, उस पे क्यों नहीं बोला, इस पे क्यों बोल रहे हो? कई लोग कहते हैं बट अबाउट ट्री है, मैं इस पे बोल रहा हूँ, काफी है, किसी और की तुलना में नहीं, ये काफी नहीं। मेरे ख्याल में जवाब देना चाहिए कि कुछ सवालों को हम क्यों उठाते हैं, बाकी हर सवाल को क्यों नहीं। देश में अपराध होते हैं, हर रोज होते हैं, और अखबारों का तो एक पन्ना लगा रहता है पूरा उस अपराध के ऊपर, पढ़ के बड़ा पैसा लगता है। और ये तो बहुत दुख और शर्म की बात है कि हमारे देश में इतना रेगुलरली इतने बुरे तरह के अपराध होते हैं। जाहिर है हर अपराध पे आप बोल सकते नहीं है, बोलना चाहिए भी नहीं, कोई क्राइम रिपोर्टिंग तो करनी नहीं है। किस अपराध पर बोला जाता है मैं समझता हूँ, मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ऐसा क्यों है, कुछ अपराधों पे हम बोलते हैं, जैसे कठुआ में वो आसिफा वाला केस हुआ था तब हमने बोला था, जब ये मेवात में जब मारा गया था उसे, अ, अकबर करके जो लड़का था उसको, तब हमने बोला था। पहलू खान वाले मामले पे बोला था, तो लोग कहते नहीं साहब आप ना कम्युनिटी चुन के बोलते हो। या मैं उन्हें याद दिलाता हूँ जब दिल्ली में निर्भया वाले केस पे बोला गया था, ये तो कोई ऐसा मामला नहीं। मगर मैं अपने आप से पूछ रहा था कि क्या चीज है जिसके आधार पे कुछ चीजों पे हम बोलते हैं, सब पे नहीं। बोलना वैसे सब पे चाहिए, संभव नहीं होता, दिन भर आप ये काम तो कर नहीं सकते। मैं समझता हूँ तीन चार चीजें होती हैं। पहला तो ये, कई बार जो घटना होती है इतनी नृशंस होती है, इतनी हीनियस किस्म का क्राइम होता है कि आपको लगता है कि भाई इस पे तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे निर्भया वाला केस था, बहुत ही हीनियस किस्म का केस था, मैं आपको उसकी डिटेल याद भी नहीं दिलाना चाहता। और कहीं जो लगता है कि मेरे बहुत करीब है, मुझे हो सकता है दिल्ली के अंदर जो हुआ था तो लगता था कि ये तो यहाँ किसी के साथ भी हो सकता था। तो एक तो नृशंस होना उसका बहुत बड़ा रीजन होता है, हीनियस क्राइम, बहुत ही गोरी, बहुत बुरा किस्म का जो घटना होती है, जो आत्मा को दहला दे। दूसरी वजह होती है कि वो घटना रिप्रेजेंटेटिव। आपको ऐसी 50 घटनाएं होती हैं तो आप एक घटना चुनते हो ताकि उन 50 पे प्रकाश डाले। जैसे अमेरिका में जब 9/11 हुआ तो उसके बाद लोग पकड़ पकड़ के जो भी उन्हें लगता था कि मुसलमान हो सकता है, इस्लामिक हो सकता है, उसे मारते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक हिंदुस्तानी सिख था, जो कि वो तो लोग फर्क कर नहीं सकते थे कौन सिख है कौन मुसलमान है, उन्होंने मुसलमान समझ के उस पर हमला किया। वो घटना अमेरिका के अखबारों में बहुत छपी, चर्चा हुई। कोई कह सकता था देखिए एक ही घटना हुई है, आप खामखा इसके ऊपर क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो घटना एक बहुत बड़ी चीज को प्रतिनिधित्व करती थी, एक बहुत बड़ी घटना, बड़ी बड़ी जो प्रक्रिया हो रही थी समाज में, जो हो रहा था उसके ऊपर रोशनी डालती थी, इसलिए होता है। तीसरा, और अमूमन हम जिस चीज के लिए बोलते हैं वो तब जबकि उस क्राइम के साथ बहुत कुछ और जुड़ा हो, जब उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, जब जो ताकतवर लोग हैं उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, जब बिल्कुल जो न्याय व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को जो काम करना पड़े वो नहीं हो रहा बल्कि उल्टा काम, तब आमतौर पे बोलना होता है। कोई बहुत नृशंस हत्या हो और उसके अगले दिन से पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर दे, जो आमतौर पे करनी चाहिए, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां वो ना हो, और ना इसलिए हो कि उसके पीछे कुछ एक बड़ा कारण, तब बोल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे वो आसिफा वाला मामला था कठुआ के अंदर, उसमें एक तो 2 साल की बच्ची के साथ हुआ, आप सोचिए। दूसरा, उसके पक्ष में कौन कौन लोग आए, मतलब वहां हाई कोर्ट के वकील बाकायदा एक डेमोन्स्ट्रेशन ले जा रहे थे कि नहीं, इसके जो अपराधी हैं उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए इत्यादि। कोई हकीकत बंद होने के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं था। वैसी स्थिति में बोलना होता है जहां बड़े नेता, अफसर, पुलिस सब वो हो जाती है, एक तरफ हो जाते हैं, तब बोलना। ये जो मामला है हाथरस वाला, इसमें एग्जैक्टली यही है। हत्या निशंस है। अब बाकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा।
लेकिन हत्या के बाद कितना कुछ होता है और उस हत्या से पहले कितना कुछ हो चुका है। अखबार क्या बता रहे हैं? नंबर एक, ये कोई पहली घटना नहीं थी। वो व्यक्ति पहले इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर चुका था, बेल पे था, और इस लड़की के माँ-बाप ने पुलिस में शिकायत की हुई थी, पहले से गुहार लगाई हुई थी कि आदमी बाहर आया हुआ है, फिर हमारी बेटी को तंग कर रहा है, आप कृपया कुछ कीजिए। उन्होंने भगा दिया। तो पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दिया। होने के बाद 14 तारीख को रेप होता है। पहला अरेस्ट कब होता है? 19 तारीख को। अननोन नहीं है। लड़की की माँ बता रही है किन लोगों ने किया। लड़की खुद बोल रही थी उस टाइम तक। पता था, और ये बिल्कुल जान पहचान के लोग थे जिनके बारे में रिकॉर्ड था, पूरा संदेश था, संदेह था, सब कुछ था। कोई खोजना नहीं था, ढूंढना नहीं था। 19 तारीख को पहली अरेस्ट होती है। दूसरी अरेस्ट 23 तारीख को होती है। तीसरी 25 को, फिर चौथी 26। और उसमें भी पुलिस एक को रिलीज पकड़ती है, दूसरे को रिलीज कर देती है। ये सब खेल हुआ। और उसके बाद जो जिस तरह से लड़की की मृत्यु के बाद जो घटनाक्रम हुआ, लाश को जला दिया गया, अंतिम संस्कार भी नहीं। माँ बिलखती रह गई कि मैं अपनी बेटी की का मुंह देख, वो नहीं देखने दिया। बाप से एक स्टेटमेंट लिखवाया गया, पढ़ के ही आप समझ सकते हैं किसी सरकारी अफसर ने उसका गर्दन पकड़ के लिखवाया। फिर उसके बाद डीएम बैठ के समझा रहा है, देख लो तुम बदल जाओगे, क्या होगा, मीडिया तो आज आया कल चला जाएगा, देख लीजिए हम ही आपके साथ रहेंगे। और वो डीएम अभी भी है। खबर आई है कि एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, डीएम को नहीं किया गया। वहां बैठ के धमका रहा है सबके सामने, फोटो के ऊपर कैमरा पे धमका रहा है वो लोग। और मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा, नेताओं को जाने से रोका जा रहा है। एक नहीं, इतना कुछ हो रहा है। एक घटना नहीं है, उस घटना से पहले कुछ है और उस घटना के बाद बहुत कुछ है। इसलिए हम उस घटना को देखते हैं, इसलिए वो घटना इतनी बड़ी घटना बनती है जो बनी है। तो कृपया ये मत मानिए कि कोई एक सरकार से खुंदक है, फला सरकार से खुंदक है। अगर ऐसी चीजें दूसरी सरकारों में होती हैं, वो भी उठती है, उठाई जानी चाहिए, हम हमेशा उनकी बात। और मामला ये कि लड़की दलित, दलित भी नहीं, महादलित, वाल्मीकि समुदाय, जो समुदाय आमतौर पर सफाई के काम के अंदर लगा होता है, जो भगवान वाल्मीकि से अपना स्रोत उद्गम तलाशता है, और जिस समुदाय के लोगों के बारे में जितने बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करता। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं वाल्मीकि समुदाय के आंदोलन से, उस समुदाय के समाज सुधार और उसके राजनीतिक अधिकार के आंदोलन से पिछले 15 साल से जुड़ा रहा हूं। तो बहुत नजदीकी से मैं इस समुदाय को जानता हूँ। और जिस तरह से उस समुदाय की लड़की के साथ, ये दूसरे समाज से जुड़ा है। लोग कहते हैं साहब ये कास्ट आप इसके अंदर क्यों ला रहे हैं, कास्टिज्म। मजे की बात ये है, देखो कितना हमारा अजीब तरीका है कि जो कास्ट का शिकार है, कास्ट सिस्टम का जो शिकार है, उसी पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम कास्टिज्म कर रहे हो। कोई औरत जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए, उससे कहा जाएगा, मानो उससे कहा जाए कि ये तुम आदमी औरत वाली बात क्या कर रहे हो, ये मत है। अमेरिका के अंदर कोई ब्लैक जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, हमने देखा अमेरिका के अंदर ब्लैक्स के साथ रेशियल लेवल पे कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब बताइए कोई पलट के उनको कहे कि तुम रेसिज्म की बात क्यों कर रहे हो, तुम रेसिस्ट हो, बार बार ब्लैक व्हाइट की बात क्यों करते हो। अरे भाई मैं इसलिए करता हूं क्योंकि होता है। ये कास्ट हमारे यहाँ एक रियलिटी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और हम जो ज्यादातर लोग कई बार कहते हैं कि मुझे तो पता भी नहीं कि मेरी कास्ट क्या है, बताइए आप खामखा वो कर रहे हैं। अपनी कास्ट न जानना भी एक कास्ट प्रिविलेज है। उन्हीं लोगों को उपलब्ध है जिनको अपर कास्ट के प्रिविलेजेस अवेलेबल। सबको पता भी नहीं लगता इस चीज के बारे में। अब देखिए उस गांव में क्या है। गांव में ये परिवार सिर्फ दलित नहीं है, दलित में भी ऊंच नीच है। तो दलित में भी जो सबसे नीची पायदान पे है, वाल्मीकि समुदाय, उससे है। गांव ठाकुरों का है। उत्तर प्रदेश के अंदर के बारे में आजकल कहते हैं, काफी लोग खुल के कहते हैं कि आजकल तो ठाकुरों का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ नाम है, वैसे अपने आप को अजय सिंह बिष्ट इनका मूल नाम, ठाकुर है। तो कहते हैं, आरोप ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में आजकल ठाकुरों का राज है। जैसे मुलायम सिंह जी के जमाने में कहा करते थे यादव लोगों का राज है, जो मर्जी कर ले, कोई रोकने वाला है नहीं। वैसा ही उत्तर प्रदेश में आजकल ठाकुरों के बारे में कहते हैं। अब गांव में ठाकुर, ये परिवार वाल्मीकि है।
उसके साथ होता है। तो कास्ट एंगल हुआ कि नहीं? अब बात को पलट के सोचो, मान लो ये लड़की दलित ना हो तो क्या हो? देखिए, दलित ना होती, रेप नहीं हो, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, सबके साथ होता है, अपर लोअर सब, इतना बुरा हमारा समाज है। सब लोगों के साथ रेप की घटनाएं होती है, मर्डर, लड़ाई झगड़े, मर्डर सबके साथ होते हैं। मगर आप सोचिए, अगर ये लड़की अपर कास्ट के किसी बड़े घर से होती, तो क्या ये संभव था कि उसके माँ बाप जाके थाने में बोलते कि भाई ये आदमी पहले हमारी लड़की के साथ कर चुका है, अब दोबारा आया हुआ है, छेड़खानी कर रहा है, आप कुछ कीजिए। दारोगा फोन उठाता, दो झापड़ मारता और यार एटलीस्ट अलर्ट कर देता, देखो दूर रहो नहीं तो चक्कर हो जाएगा। और छोड़िए, अगर रेप जैसी हो जाती है नृशंस घटना, उसके बाद अगर वो थाने में जाते तो उनकी सुनवाई ना होती क्या? मैं जानता हूं मेरे इलाके में घटनाएं होती हैं, लेकिन अगर वो एक डोमिनेंट कास्ट के हैं, एक नहीं 50 लोग उठ के चल देते हैं थाने में, कहते हैं अरे हमारी लड़की के साथ हुआ है, वहां पे बैठ जाते हैं, हड़कंप मच जाता है ऐसी सब कोई घटना होने पे। और थानेदार भागा भागा आ रहा है, एसपी भागा आता है, एमएलए आ जाता है, सब लोग आ जाते हैं, अच्छा ये हुआ। और पुलिस प्रशासन एकदम डिफेंसिव पे हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है क्या हुआ, आपने सुना होगा परसों तक भी उसको कहा जा रहा है भाई कुछ गलती आपकी भी है, आप भी मानो। उसके घर में लड़की मर गई है, उसके साथ बताया जा रहा है। फिर उसे अस्पताल से दिल्ली में ट्रांसफर किया जाता है, डेथ हो जाती है। डेथ के बाद क्या हो, मैं ये कल्पना नहीं कर सकता। किसी क्रिमिनल की भी अगर डेथ होती है तो उसके बच्चों को, बड़े से बड़े गैंगस्टर क्रिमिनल की डेथ हो जाए, तब भी परिवार वालों को बुलाया जाता है, रीति संस्कार के हिसाब से उसका दाह संस्कार। ये क्या हो, आधी रात को जला दिया गया, हर संस्कार के खिलाफ, हर कानून के खिलाफ, घर वालों को गांव में बंद करके रखा, माँ को चेहरा नहीं देखने दिया। आप समझिए ये संभव है क्या? अगर वो परिवार दलित ना होता, अगर मान लीजिए वो परिवार ठाकुर होता, ब्राह्मण होता, यादव होता, ये संभव था कि ये कर दे? पूरा गांव खड़ा हो जाता, लोग थाने को घेर लेते, कितना कुछ होता। सिर्फ दलित था इसलिए। इस सच्चाई से इनकार न करें। कास्ट इज ए रियलिटी इन अवर सोसाइटी, इट्स ए वेरी अगली रियलिटी। हमें शहर में रहते हुए दिखती नहीं है कई बार, लेकिन गांव में जाइए उसका चेहरा दिख जाता है। तो दूसरा सवाल कास्ट का, कास्ट को स्वीकार कीजिए। जो व्यक्ति इस पूरे घटना के बारे में कहता हाँ जी हुआ तो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, और इसमें दलित या कास्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वो बेईमानी कर रहा है। जैसे अगर अमेरिका के अंदर कोई गरीब ब्लैक व्यक्ति मारा जाता है और कोई कहे हाय गरीब के साथ बहुत बुरा हुआ, वो झूठ बोल रहा है। वो व्यक्ति क्या चमड़ी काली थी इसलिए उसके साथ जो हुआ। इंग्लैंड के अंदर कई बार भारतीय लोगों के साथ ऐसा होता है, अमेरिका में भी इंडियन लोगों के साथ हो जाता है। पूरा सच बोलना होगा। कास्ट इज ट्रूथ, बोलना पड़ेगा। कास्ट के बारे में नहीं बोलेंगे तो हम झूठ बोल रहे हैं। तीसरा छोटा सवाल है, पॉलिटिक्स हो रही है साहब, इसके बारे में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मेरे से दो तीन पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, जो होम मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश का और देश का, वो एक पॉलिटिशियन क्यों है भाई? हटा दो ना। अरे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये पॉलिटिशियन क्यों होते हैं? पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इनको हटा दो। सिर्फ आईएएस अफसरों को देश चलाना चाहिए। पॉलिटिक्स क्यों? पॉलिटिक्स इसलिए होती है कि लोकतंत्र का कायदा ये है कि जब भी कोई बड़ा सवाल उठेगा, उसके बारे में दो आवाज आएगी, और जब दो आवाज उठेंगी तो सरकार पे नियंत्रण रहेगा। अगर हल्ला नहीं मचेगा तो डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती। डेमोक्रेसी काम ही इसलिए करती है कि रूलिंग पार्टी को लगता है यार ये मामला ज्यादा बढ़ गया ना, तो फिर ऑपोजिशन को फायदा हो जाएगा। ये खेल देखने में गंदा लगता है, लेकिन इसी से बैलेंस रहता है। और अगर इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया, यानी कि, तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉलिटिक्स करने का सारा अधिकार रूलिंग पार्टी को होगा, वो पॉलिटिक्स करेगी। जब चाहे किसी का नाम लेना, किसी कम्युनिटी का नाम ले लेना, किसी को बदनाम करना, वो करना, और दूसरा व्यक्ति पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। ये अधिकार नहीं हो सकता लोकतंत्र में।
सबको अधिकार होना चाहिए राजनीति में उठाने का। अगर कोई घटिया और फूहड़ तरीके से उठाएगा, लोग उस पे हँसेंगे, उसको पूछेंगे, "क्या भैया कल तक नहीं बोल रहे थे, आज क्यों बोल रहे हो? आज तक कभी बोला इस सवाल के ऊपर?" लोकतंत्र में सब जनता इसका फैसला कर लेती है कि आपको हक है कि नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन के ज़रिए किसी को भी रोकना, कल कांग्रेस वालों को रोका था, आज टीएमसी वालों को रोका, ये ये बिल्कुल किसी लोकतंत्र में इसका अधिकार नहीं होना चाहिए। आप ये मत समझिए कि सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूँ। जब सीपीएम पावर में हुआ करती थी वेस्ट बंगाल में, तो नंदीग्राम करके बहुत नृशंस कांड हुआ था वहाँ। हम सब लोगों ने खुल के बोला था, सड़क पे उतर के बोला था, सीपीएम के ऑफिस के बाहर दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट किया था। ये गलत बात है, क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। इसी से लोकतंत्र में लोक लाज बनती है, आँख की शर्म बनती है, नहीं तो कुछ होगा नहीं लोकतंत्र। तो कृपया ये बात ना कहना शुरू कीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप ये कहें कि हर बड़ा सवाल पॉलिटिकल बनना चाहिए। किसान का सवाल, कहते हैं किसान के सवाल में पॉलिटिक्स मत करो, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, फिर ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर या पॉलिटिशियन को क्यों बनाया? हटा दीजिए उससे। हर बड़े सवाल को पॉलिटिकल डोमेन में उठाया जाना चाहिए। जब तक कोई सवाल पॉलिटिक्स में नहीं उठेगा, उस सवाल पे कुछ नहीं होगा डेमोक्रेसी में। तो औरत के सिक्योरिटी का सवाल, दलित के सम्मान का सवाल पॉलिटिकल सवाल बनना चाहिए। हेल्थ का सवाल पॉलिटिकल सवाल बनना चाहिए। एजुकेशन, एनवायरनमेंट सब पॉलिटिकल सवाल बनने चाहिए। ये पॉलिटिकल नहीं बनते, दैट इज ए प्रॉब्लम। एक आखिरी चीज, क्या होना चाहिए? मेरे से लोगों ने पूछा, वहां नारे लग रहे थे, इनको फांसी दो अपराधियों को। एक तो ये फांसी-वांसी के मतलब मैं जानता हूँ हमारी एक फीलिंग जो मन में आती है, जो गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से को निकाल देना कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। और गुस्से में कह देना फांसी दो, ये वो, बिल्कुल बेकार बात है। इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि आप व्यक्ति को 10 साल की सज़ा की बजाय उम्र कैद दे दीजिए तो अपराध कम हो जाएँगे। उम्र कैद की बजाय हत्या गोली मार दो तो अपराध कम हो जाएँगे। और ये जो आजकल लेटेस्ट फैशन चला है कि फांसी भी नहीं, बस सड़क पे खड़ा करके गोली मार दो। ये सब तब तक अच्छा लगता है जब तक मुझे पता है कि फलां आदमी ने किया है। जिस दिन मेरे पे पलट के आएगी ना, मैं कहूँगा नहीं जी ऐसे कैसे पता आपको? अरे भाई ट्रायल तो करो, कुछ तो करो। तो गुस्से में दिमाग ना छोड़ दें अपना, ये गोली मार दो, बिल्कुल ये ना सिर्फ गैर संवैधानिक है, ये मूर्खता की बात। फांसी दे दो, कोई एविडेंस नहीं है कि फांसी देने से ज्यादा अपराधी डरता है। अपराधी पता है किस चीज से डरता है? अपराधी इस बात से डरता है कि मैं पकड़ा जरूर जाऊंगा, चाहे देर सवेर बच नहीं सकता। अपराधी को पकड़ा जाए और जल्दी से उसका ट्रायल, ये दो चीजों से अपराधी डरता है। उसके बाद आप उसको सजा 10 साल की दे लीजिए, उम्र कैद दे लीजिए, फांसी दे लीजिए, तीनों बराबर है। क्योंकि जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है इतने के अंदर। तो फांसी सॉल्यूशन। और आज की तारीख में बस उनको जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको गिरफ्तार कीजिए, उनके ऊपर मुकदमा चलाइए और उसको ठीक ढंग से कायदे से न्याय की प्रक्रिया होने दीजिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि उन 4 लोगों का क्या होगा जिनको लड़की के अपराध के अंदर पकड़ा गया। उससे बड़ा अपराध ये है जो वहां के पुलिस और प्रशासन ने किया है। जिन लोगों ने आधी रात को उसकी लाश जलाई, जलवाई, जिन्होंने लखनऊ से फ़ोन करके कहा होगा हाँ, हाँ कर लो, वो अपराधी है सबसे। ये एसएचओ और एसपी को सुनाया भी, सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड का कोई मतलब ऐसे सरकारी वोकैब्युलरी में होता नहीं है। मतलब ये होता है कि आप 5-7 मिनट के अंदर आप 2-5 महीने इधर-उधर रहेंगे, फिर चुपचाप से आपको बर लगा दिया जाएगा, किसी को खबर भी नहीं मिलेगी। इन पे मुकदमा चलना चाहिए। इन पे मुकदमा चलना चाहिए एससी-एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत। मुकदमा डीएम पे चलना चाहिए, एससी-एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट। लेकिन ये सब प्यादे हैं, ये असली खिलाड़ी नहीं है। असली खिलाड़ी वो हैं जो लखनऊ में जिनके पास आधे-आधे घंटे में फ़ोन आ रहे हैं। साहब क्या कर लें? साहब ऐसा कर लें? मीडिया वाले आ रहे हैं, रोक दें साहब? अच्छा साहब वो दिल्ली से चल दिया है, ज़रा कर दें ना, रफ़ा-दफ़ा कर दें। हाँ भाई कर दो। वो कौन थे जिनके पास फ़ोन आ रहा है? मैं नहीं जानता कौन। लेकिन लोकतंत्र में आपको ये मान के चलना होगा कि इतना बड़ा केस जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने स्वयं कह दिया था मुझे प्रधानमंत्री से फ़ोन आया है। 29 तारीख को मृत्यु हुई है। वहीं पे उन्होंने कहा मुझे प्रधानमंत्री से फ़ोन आ गया। यानी कि प्रधानमंत्री से फ़ोन आया है। तो इसका मतलब अब सारे फैसले मुख्यमंत्री ले रहे थे। इसलिए शुरुआत होनी चाहिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे से। दूसरा,
अफसरों का ट्रांसफर और सस्पेंशन में इन अफसरों पे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में मुकदमा चलना चाहिए, पर्सनल कैपेसिटी, ताकि याद रहे, उनके बाद आने वाले को भी याद रहे कि ये नहीं कर सकते, बाकी सब तो कर सकते। और तीसरा, जांच हो, ये SIT की जांच मत करवाइए। आज मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जो भी जांच होगी उसका कोई मतलब नहीं। जांच हो या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसके अपने निर्देश में सीधे जांच हो, जिसकी विश्वसनीयता हो, जिसकी थोड़ी साख बन सके। ये मामला हमारे दिल को दहलाता है, गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा हर मामला, ऐसा हर दुख, ऐसा हर गुस्सा एक टॉर्च बन सकता है, जिससे हम अपने भीतर झांक सकते हैं, जिससे हम अपने समाज को देख सकते हैं, जो चीजें रोज दिखाई नहीं देती वो चीजें हम देख सकते हैं, जिससे हम आगे का रास्ता साफ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो हाथरस की घटना हो, ये घटना एक ऐसी मिसाल बने, नहीं तो लगेगा कि 2012 में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद JS वर्मा कमेटी बनी, इतने अच्छे उन लोगों ने सुझाव दिए, हम जस के तस, उससे भी 2 कदम पीछे। तब तो कम से कम माफी तो मांगी थी, कम से कम पॉलिटिकल लोग आके कह तो रहे थे बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।